हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। संवेदना क्लासेस में हमने अभी तक सोशल वर्क का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया एनटीए नेट के सिलेबस का। आज जो हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो है वीकली करंट अफेयर्स। वीकली करंट अफेयर्स में हम क्या करने वाले हैं, हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स वीक वाइज पढ़ेंगे। इसमें हमारा अप्रोच रहेगा कि हम पहले वीकली डिटेल करंट अफेयर्स करें और जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक रिवीजन करेंगे की करंट अफेयर्स का, और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि इनमें से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा करंट अफेयर्स के लिए। ये वाले वीडियोस वीक में एक बार ही आएगा, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आए आपको नोटिफाइड हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सीरीज़ जो है वीकली करंट अफेयर्स जनवरी 2025, और ये पार्ट 1 है वीकली करंट अफेयर्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमने क्या किया है ना, हमने करंट अफेयर्स को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। कैटेगरी में डिवाइड करने से आपको क्या होगा ना, जब आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आप वो करंट अफेयर्स उस टॉपिक से लिंक कर सकते हो जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी है आने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पेपर में सिलेबस में दिया है लेबर के बारे में, वेलफेयर के बारे में, स्कीम्स के बारे में, विमेन के बारे में, चाइल्ड के बारे में, तो आप लिंक करके इसे पढ़ें कि सिलेबस के इस पोर्शन में से ये करंट अफेयर्स बन सकता है। ठीक है, हालांकि वेटेज कम होता है करंट अफेयर्स का, बट वही 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जो हमको एक एड्स देते हैं एग्ज़ाम में। तो हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर हमारा मोटो है नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने का, तो हमको ये एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स ये हम जनवरी का स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा मंथ का हम करवाएंगे वीक वाइज। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वेलफेयर एंड लेबर। इनसे रिलेटेड कौन कौन से बोल सकते हैं एक्ट्स हैं या पोर्टल है या क्या एक नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लॉन्च हुई है जिसे बोला जाता है ई श्रम माइक्रोसाइट्स। ठीक है, माइक्रोसाइट्स का मतलब क्या हो रहा है कि साइट्स तो हैं बट कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। तो अगर आप थोड़ा बहुत लेबर या वेलफेयर के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए ई श्रम पोर्टल स्टार्ट किया था। ठीक है, ये ई श्रम पोर्टल क्या होता है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज तो अब एक टर्म आता है हमारे सामने कि अनऑर्गेनाइज्ड क्या होता है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है, ये डिफाइंड है अंडर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए। उस एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स क्या होते हैं। तो एक्ट के अकॉर्डिंग होम बेस्ड वर्कर मतलब जो घर में काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर जो अपना खुद का व्यवसाय या कुछ काम कर रहे हैं, या वेज वर्कर्स जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, और वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जो किसी भी एक्ट के द्वारा कवर्ड नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए जो हम ये सब बात कर रहे हैं ये सोशल सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी से क्विकली रिव्यू करके बताइए सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। हमने की कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में सोशल सिक्योरिटी को बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो जो ई श्रम माइक्रोसाइट से इसको लॉन्च किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ताकि ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सपोर्ट कर सके। ये एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको इंटीग्रेट किया गया है ई श्रम पोर्टल से। तो ई श्रम पोर्टल क्या करता है, रजिस्ट्रेशन में हेल्प करता है। इससे क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस बन जाएगा अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का कम्युनिटी में, सॉरी कंट्री में। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज वर्कर होते हैं ना वो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट एज सच नहीं मिलता है जो उनको एक्ट के द्वारा मिलना चाहिए। तो अब इस तरह का अगर प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं वहाँ पर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पे अनऑर्गेनाइज वर्कर के तौर पर। और ई श्रम माइक्रोसाइट्स क्या करेंगी, स्टेट और सेंट्रल लेवल की जो स्कीम्स चल रही हैं या स्किलिंग प्रोग्राम है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको
एक्सेस कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और उनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और एक अकाउंटेबिलिटी भी बनेगी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम क्या दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीलिंगुअल इंटरफेसेस का, ताकि अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो हैं वो इसको एक्सेस कर सके। तो ई श्रम माइक्रोसाइट्स किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? ई श्रम पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। इसी के साथ ये जब लॉन्च हुआ 29 जनवरी को, उसी दिन एक ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स भी लॉन्च किया गया। अब इसको कैसे डेवलप किया गया है? तो आईएलओ की मेथडोलॉजी और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा लेकर इसको लॉन्च किया गया। आईएलओ कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह से बॉडी है जो रेगुलेट करती है लेबर के लिए हम क्या वेलफेयर लेकर आ रहे हैं, उनकी राइट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम कौन सा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकर आ रहे हैं, क्या उनको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। इस तरह का सारा रेगुलेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो इंडेक्स है ये ऑक्यूपेशन है, मतलब एक शॉर्टेज का पता करता है कि यहाँ पर शॉर्टेज है, यहाँ वर्कर है, तो ये वर्कर इस जॉब तक कैसे आए, इसके बारे में ये इंडेक्स हमें बताएगा, ठीक है। तो अगर कोई स्किल की कमी है तो उसके बारे में जान सकते हैं। तो जॉब सीकर्स के लिए बेसिकली ये एक इंडेक्स बनाया गया है, ताकि वो देख सके कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है उसकी स्किल के अकॉर्डिंग। प्लस स्किल के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश किए गए हैं, ताकि जो स्किल गैप है उसको फुलफ़िल किया जा सके, ठीक है। तो इस वाले पूरे टॉपिक में सबसे ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ई श्रम पोर्टल किससे रिलेटेड है, ई श्रम माइक्रोसाइट किससे रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स किससे रिलेटेड है, और ये कब लॉन्च हुआ और किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। इसी कैटेगरी में एक और एक्ट है जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। न्यूज़ में ऐसा था कि इस एक्ट के द्वारा जो सेस फंड होता है ना, सेस एक तरह का टैक्स, उसको हम यूटिलाइज़ करें वेलफेयर में, ठीक है। और ये एक्ट क्या है? बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996। स्पेसिफिकली लिखा है जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना और उनकी वर्किंग कंडीशंस को देखने के लिए एक्ट आया है। तो ये इंश्योर करता है कि वेलफेयर और रेगुलेशन जो है वो मिले, किसको? कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को मिले, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट जो स्टेट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड इम्प्लीमेंट करता है ये एक्ट, ठीक है। अब ये तो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सेस कलेक्शन मैकेनिज़्म कितना है या आरटीआई फाइंडिंग में कितना कलेक्टेड सेस जो है अनयूटिलाइज रहा है। हमें बेसिकली ये याद रखना है कि ये वाला जो एक्ट था वो न्यूज़ में था और ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एंश्योर्स वेलफेयर एंड रेगुलेशन ऑफ वर्किंग कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड बिल्डिंग वर्कर्स, ठीक है। इसको अधिकतर इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट है या कौन सी ईयर में पास हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कौन सी स्कीम्स हैं जो कि न्यूज़ में थी या कौन से सर्वे हैं जो न्यूज़ में थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो बेसिकली इंडिया की जो वाटर क्राइसिस है उसको एड्रेस करने के लिए ये बनाया गया है और ये फोकस करता है इरिगेशन एफिशिएंसी और ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन पर, ठीक है। दो चीज़ों पर फोकस करता है ये। सिंचाई से ही आप समझ सकते हैं, सिंचाई का मतलब इरिगेशन ही होता है ना। तो ये इसी के लिए स्पेसिफिकली लॉन्च की गई है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि 2025 में काफ़ी न्यूज़ में रही है ये स्कीम। लॉन्च तो ये बहुत पहले हो गई थी बट अभी ये न्यूज़ में थी। कभी पूछ सकते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो फोकस ऑन इम्प्रूविंग इरिगेशन एफिशिएंसी एंड ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। उसके बाद एक सर्वे हुआ जिसको बोला जाता है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। ये किया गया है रिलीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ऑन 24 दिसंबर 2024, ठीक है। ये क्या कवर करता है? तो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ये सर्वे हुआ, ठीक है। अभी तक हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, अभी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है।
अगर आपको पता है रूरल एरिया क्या होता है, अर्बन एरिया क्या होता है, तो आप क्विकली बता सकते हैं कमेंट करके कि किसको हम रूरल एरिया बोलेंगे और किसको हम अर्बन एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करता है सर्वे, उन सेक्टर्स पे फोकस किया जो नॉन एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो क्या पता चला कि जो स्टैब्लिशमेंट है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के वो इंक्रीज़ हुए हैं 12% से, और जो अदर सर्विसेज हैं वो हाईएस्ट ग्रोथ पर आई है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रोथ पर रहा है। तो ये हमको इस डेटा से पता चला। ठीक है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं कि ये क्या है ना, और ये किसने रिलीज़ किया, कब रिलीज़ किया, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है 2025 में, जिसको बोला जाता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको नोटिफाई किया गया 24 जनवरी 2025। ठीक है, पेंशन स्कीम से आप समझ सकते हो पेंशन स्कीम मतलब क्या होता है। तो इसने रिप्लेस किया है नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस, जो कि 2004 के बाद गवर्नमेंट जॉब में आए हैं और जिनको पेंशन बंद कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए इसको रिन्यू किया गया है। इसमें आपको अश्योर्ड 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे आपको मिलता है। ठीक है, मतलब आपने जो आखिरी बेसिक पे लिया है एज अ सैलरी, उसका जो 50% है वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, प्लस मिनिमम 10,000 पर मंथ आपको दिए जाएंगे। पर इसके लिए एक एलिजिबिलिटी है कि आपको 10 साल की सर्विस देनी होगी। फैमिली पेंशन, तो 60% ऑफ द पेंशन अपॉन एम्प्लॉयज़ डेथ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इतना अश्योर किया जाता है 60% अगर किसी की डेथ हो जाती है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, 10% ऑफ द बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का मिलाकर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होगा 10% ऑफ द बेसिक। मान के चलो आपकी बेसिक सैलरी है 9,000, तो उसका 10%। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है 900। ये तो हो गई आपका 10% ऑफ द बेसिक सैलरी, प्लस आपको कितना डीए मिलता है या किसी वर्कर को या किसी एम्प्लॉय को कितना डीए मिलता है, उनको ऐड करके ये कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके साथ गवर्नमेंट भी इसमें इन्वेस्ट करेगी। सेम क्राइटेरिया, एडिशनल 8.5% ऑफ द गारंटीड पे आउट, उसका भी गवर्नमेंट बेयर करेगी। हालांकि ये फॉर्मूला हमारे लिए इतना अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है नेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट क्योंकि अभी ये स्कीम आई है तो ज़रूर पूछी जा सकती है कि यूपीएस क्या होता है, कब लॉन्च हुआ, और इसमें क्या बेसिकली बोल सकते कवर किया गया। ठीक है, अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं तो 25 साल की सर्विस आपकी ज़रूरी है और पेंशन आपकी 60 ईयर्स होने पर ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ट्राइबल अफेयर्स की बात करें, ये नई कैटेगरी है। तो कुछ ट्राइब्स न्यूज़ में थे किसी कारण की वजह से, और कुछ एक सर्वे भी न्यूज़ में था, इस वजह से हमको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो डी नोटिफाइड सेमी नोमैडिक और नोमैडिक ट्राइब्स स्टडी हुई, जिसको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर किया है। ठीक है, अब ये किससे लिंक्ड है, तो रिपील ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1924 में आया था और इन 1949 में आया था, उसके रिपील से लिंक्ड है। कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ या कमीशंस बने हैं ट्राइबल अफेयर्स को लेकर, उनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कमिटी या कमीशन है इसका किससे बोल सकते रिलेशन है या किससे संबंध है इस कमीशन का या कमिटी का। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन कब बना, लाकुर कमेटी, मंडल कमीशन, रेंके कमीशन, आईडेट कमीशन, ये सब जो कमीशंस हैं ये किससे रिलेटेड है, ये ट्राइबल अफेयर्स से रिलेटेड है। इनके ईयर्स भी कई बार पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो आईडेट कमीशन था उसने तकरीबन 1200 ट्राइब्स, जो भी अभी भी उसमें से भी 267 अनक्लासिफाइड है। तो अनक्लासिफाइड का मतलब ये हो रहा है कि पता ही नहीं है कि वो ट्राइबल ग्रुप किसको बिलोंग करता है। तो कई बार क्या होता है जब अनआइडेंटिफाइड रहता है तो अनक्लासिफाइड रहता है तो उनको स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या है कि क्लासिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सीरीज़ में एक कोरागा ट्राइब है जो बहुत न्यूज़ में थी, जिसको कि पीवीटीजी वाला रिकग्निशन मिला, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप,
है ना, वो ट्राइबल ग्रुप जिसको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड समझा जाता है, और बैकवर्ड है वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली, और बहुत ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में है वो। तो किस ट्राइब को बोला गया? कोरागा ट्राइब को ये नोटिफाई किया गया है कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। क्यों है? क्योंकि इनका जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से घटकर कितना हो गया? 16,000। ठीक है, तो आप एक डिक्रीजिंग ट्रेंड देख सकते हो जब हम ट्राइब की बात कर रहे हैं। और ये कोरागा ट्राइब किस स्टेट से रिलेटेड है? तो केरला से रिलेटेड है। और इन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया? न्यूट्रिशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि कोरागा ट्राइब कहाँ फाइंड की जाती है, कहाँ मिलती है, कौन से स्टेट में मिलती है। और ये जो टाइटल है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये किस किस ट्राइब को मिला हुआ है? सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, फिर एक और ट्राइब थी जो बहुत न्यूज़ में थी, जिसको बोला जाता है शॉम्पेन ट्राइब। ये भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इनका पॉपुलेशन कितना है? आप देखिए 229, है ना, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये एक्सटिंक्ट भी हो सकती है, ये ट्राइब। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डाइट्स, है ना, इन सी फूड, इन पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के लिए। बेसिकली डायरेक्टली एग्रीकल्चर नहीं है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। और ये क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि कोई एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है जिसके अगेंस्ट में ये बोल सकते हैं अपोज में बोल रहे थे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के कारण उनका जो लाइवलीहुड है या हैबिटेट है वो थ्रेटन हो रहा है। तो इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में था जनवरी में। ठीक है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो शॉम्पेन ट्राइब है वो कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती है? तो ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, और क्या ये पीवीटीजी है? यस। अब कुछ इकोनॉमी और एमएसएमई से रिलेटेड, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि टीम इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? तो ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें जो 5 लाख एमएसएमई है उसको इंटीग्रेट करने पर फोकस किया है। हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विमेन लेड एंटरप्राइजेस को ज़्यादा फोकस किया गया है इसके अंदर। ठीक है, और इतना ज़्यादा ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, प्लस क्योंकि न्यूज़ में था इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, और विमेन लेड एंटरप्राइजेस पे फोकस कर रहा है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें कि कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो कई बार सिंपल सा यही क्वेश्चन आ जाता है कि टीम इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और ये सब मैंने डेट्स इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि स्पेसिफिकली सब करंट अफेयर्स जनवरी के हैं 2025 के। ठीक है, एक और चीज़ है जो इकोनॉमी और एमएसएमई से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। ठीक है, 2025 एनुअल असेसमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स फिस्कल परफॉर्मेंस। ठीक है, फिस्कल मतलब ईयरली परफॉर्मेंस। ठीक है, किसकी ईयरली परफॉर्मेंस? हेल्थ की। तो ये रिलीज़ करता है नीति आयोग। अगर आप सिलेबस देखोगे तो नीति आयोग डायरेक्टली आपको एक टॉपिक दिया गया है। तो नीति आयोग से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, या कोई स्कीम या कोई सर्वे, तो वो अल्टीमेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस सर्वे में क्या किया गया? 18 मेजर स्टेट्स को 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पर इवेल्युएट किया गया। वो 5 इंडिकेटर्स हैं ये: क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्थ इंडेक्स, डेप्थ सस्टेनेबिलिटी। हालांकि ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा सुपरफिशियल ही पूछा जाता है करंट अफेयर्स को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि FHI 2025 किसने रिलीज़ किया है? तो नीति आयोग ने। कितने स्टेट्स को इवेल्युएट किया? 18 को। इंडिकेटर्स कितने हैं? 5। और फिर इसमें टॉप परफॉर्मेंस जिस स्टेट की है वो कौन सी है? तो उड़ीसा सबसे ज़्यादा स्कोर है इसका हेल्थ को लेकर, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा। ठीक है, कई बार आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन और हम सोचते हैं ये कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर से आते हैं। बस हमें पढ़ते समय ध्यान रखना है कि हम करंट अफेयर्स को हमारे सिलेबस से लिंक करते हुए पढ़ें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, इसीलिए अल्टीमेटली इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और हेल्थ जो है एक इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। और कौन सा गोल है ये?
ये आपको बताना है मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन एंड चाइल्ड वेलफेयर पर। ये तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक जो हैं हमारे सिलेबस में अलग अलग फॉर्म में, रिपीटेटेड फॉर्म में दिए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड क्या नई चीज़ें हुई, तो एक असर रिपोर्ट आती है 2024 में, वो आई, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये रिलीज़ करता है एनजीओ प्रथम। ये भी काफ़ी चर्चा में रहता है, असर रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है ये एजुकेशन को लेकर, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक एनजीओ द्वारा ये रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको गवर्नमेंट भी यूज़ करती है अपनी प्लानिंग करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कितने लोगों को कवर किया, ये देखो आप, कवर्ड इतने चिल्ड्रंस अक्रॉस इतने रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में कवर किया गया इतने बच्चों को। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सारे जो पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि असर जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है और इसका फोकस क्या है। तो एनरोलमेंट ट्रेंड्स, रीडिंग एंड अरिथमेटिक एबिलिटीज़ को चेक करना, कि बच्चों में जो हम बोलते हैं लिटरेसी है वो किस स्तर की और कैसी है। तो रिपोर्ट में क्या आया कि गवर्नमेंट स्कूल का जो एनरोलमेंट है वो ड्रॉप हो गया है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। और ये सब कब हुआ, पोस्ट कोविड के बाद जो फॉल है वो देखने को मिला कि इतना ड्रॉप आउट, एनरोलमेंट ड्रॉप आउट हो गया है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स का अगर देखें तो एनरोलमेंट राइज हो रहे हैं। इससे समझ के आता है कि अब पेरेंट्स ज़्यादा प्रेफर क्या कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर करते हैं। और ये जो एनरोलमेंट ड्रॉप्ड है ये हमें गवर्नमेंट स्कूल में देखने को मिला है। अगर आप चाहें तो असर रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ें, ये आपको सोशल वर्क में तो मदद करेगा ही करेगा। पॉलिसी रिलेटेड कोई आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, आर्टिकल बनाना है, रिसर्च पेपर बनाना है, उसमें भी ये आपको बहुत मदद करेगा, ठीक है। कई बार आपको अच्छे आंसर्स लिखने होते हैं एजुकेशन को लेकर, तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक आया यूनिसेफ का रिपोर्ट, जिसको बोला जाता है लर्निंग अनइंटरप्टेड। अब हमारे लिए यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है, एमरजेंसी फंड। बेसिकली इसके फुल फॉर्म से क्या पता चल रहा है कि चिल्ड्रन को लेकर फोकस किया गया है, ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा। और रिपोर्ट का नाम है लर्निंग अनइंटरप्टेड। अब रिपोर्ट का जो सबसे स्ट्राइकिंग बोल सकते हैं डेटा आया वो ये है कि 242 मिलियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्कूल डिसरप्शन महसूस किया। और इसका रीज़न आप देखिए, क्लाइमेट इवेंट्स के कारण जो है इतने बच्चे ग्लोबली स्कूल डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में था काफ़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि लर्निंग अनइंटरप्टेड किसकी रिपोर्ट है, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है एंड कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ यूनिसेफ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कुछ चीज़ें हम खुद भी सर्च करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे माइंड में रहती है। यही क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। अब कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, हालांकि इंटरनेशनल अफेयर्स भी हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम जियो पॉलिटिकल सिस्टम को पूरा स्टडी करें, बट अगर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इज़राइल ने बैन किया है यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़। तो जो पैलेस्टीन से रिफ्यूज करके दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं उनके लिए रिलीफ का काम करता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसको क्या किया है, इजरायली पार्लियामेंट जो है नेसेट, उसने इसको बैन कर दिया। कब से इफ़ेक्टिव है ये, 30 जनवरी 2025 से, ठीक है। तो जो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ को रिलीफ दी जाती थी वो बैन कर दी है इजराइल ने अपनी तरफ से। यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है लर्निंग इंटरप्टेड, ये देखो यहाँ पे बताइए कि 1949 में पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ को ऐड करने के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था। क्या बोला जाता है ये, ठीक है। पैलेस्टीन रेफ्यूजीज़ जो हैं उनके लिए यूनिसेफ का जो रिपोर्ट है लर्निंग इंटरप्टेड, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं, जैसे कि एजुकेशन कितने लोगों को मिल रहा है, तो बोला जा रहा है हाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर
इतने लोगों को मिल रहा है, फूड एड इतने लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो ये इसके कैंप्स हैं जो अलग अलग जगह पर एक्टिव हैं। बट हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यूनिसेफ, लर्निंग इंटरप्टेड, और क्या है ये रिपोर्ट, किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर से रिलेटेड है, फूड एड से रिलेटेड है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक और क्वेश्चन है, टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में रहा, कि जॉर्जिया सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री। जो जॉर्जिया है उसको मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब आप जल्दी से बताइए कि इंडिया कब मलेरिया फ्री हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन से ईयर में ये डिक्लेयर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड होता है जो हर साल दिया जाता है, जो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। और ये इस बार किसको मिला है, ये क्रिस्टीन कार्ला कंगालू जो प्रेसिडेंट है त्रिनिदाद और टोबैगो की, उनको दिया गया है ना। और ये एक हाईएस्ट ऑनर होता है ओवरसीज़ इंडियंस के लिए, है ना, वो इंडियंस जो अलग कंट्रीज़ में रहते हैं उनके लिए। ओवरसीज़ भी क्या है ना, एक टर्म है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक स्टेट न्यूज़ में है जो है आसाम। आसाम ने अपनी सेकंड कैपिटल किसको डिक्लेयर किया है, डिब्रूगढ़ को, ठीक है। और इसको एक फुल फ्लेजेड सिटी और सेकंड कैपिटल ऑफ असम बनाना है, तो उसके लिए इसका डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार आ जाता है कि असम की सेकंड कैपिटल कौन सी है, या कौन सी स्टेट है जिसने अभी अपना सेकंड कैपिटल इस्टेब्लिश किया है, और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं। आपके लिए एक होमवर्क है कि वो स्टेट्स जहाँ पर कि 2 कैपिटल है उसके बारे में आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। सो ये था वीकली, बोल सकते हैं वीकली करंट अफेयर्स। उसमें हम कैटेगरी वाइज सब कुछ कवर कर रहे हैं, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा मंथली, तो हम इसका क्विक रिवीजन वीडियो भी बनाएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है जनवरी में याद करने के लिए। मीनवाइल आपको एक 1 वर्ड स्नैपशॉट दिया है कि कौन सा जो प्रोग्राम है या स्कीम है या करंट अफेयर है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो चाहे तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई श्रम माइक्रो साइट्स एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, OSI स्किलिंग से रिलेटेड है, ये एक्ट किससे रिलेटेड है, ऐसा आपको पूरा एक 1 शॉट स्नैपशॉट दे दिया हमने, ठीक है। जितने भी हमने पढ़े अभी तक करंट अफेयर्स, वो सब यहाँ पर 1 वर्ड स्नैपशॉट में मेंशन्ड है। तो आपको ये याद करने के लिए आसान हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी और उनका रिलेशन किससे है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। और ये करंट अफेयर्स का सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसको और रिफ़ाइन कर सकते हैं। आप अपने वैल्यूबल फीडबैक दें हमको कि आपको और क्या इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं आप, और क्या करना चाहिए हमको। प्लस अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको करंट अफेयर्स के वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। सो एक क्विकली फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है इस वीडियो में। तो हमने ई श्रम माइक्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा, ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स के बारे में पढ़ा, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए पढ़ा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एसएस करके एक सर्वे पढ़ा हमने, किसने किया था फटाफट बताएं। यूपीएस के बारे में सुना जो कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है, और इसको कब लॉन्च किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो ईयर है, क्योंकि 2025 में ही इसको नोटिफाई किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर डी नोटिफाइड ट्राइब स्टडी, कोरागा ट्राइब कहाँ पर फाइंड होती है, शॉम्पेंस कहाँ पर फाइंड होती है। टीम इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो एमएसएमई, ठीक है। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, नीति आयोग, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2025 में ही रैंक किया गया। असर रिपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कौन रिलीज़ करता है हर साल और क्या इसका उद्देश्य है, ये इम्पॉर्टेंट है। असर का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट, और यूएन का जो रेफ्यूजी वाला
ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बैन किया है इज़राइल ने, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर जॉर्जिया को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया गया है WHO को द्वारा, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि WHO भी इसमें इंक्लूडेड है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय सम्मान तो किसको मिला है और हर साल दिया जाता है, कौन सी डेट पे दिया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखें कौन सी डेट पे दिया जाता है। सेकंड कैपिटल डिब्रूगढ़ किसका बना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन सा स्टेट है जिसका सेकंड कैपिटल डिब्रूगढ़ है। ठीक है, सो या गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और आपका वैल्यूबल फीडबैक या सजेशन हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कंटेंट रिलेटेड कुछ डाउट है, नोट्स से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हैं या आप कमेंट में भी लिखेंगे तो हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।